You are watching my YouTube channel Alchemist. Dear students, ईटा सीरीज़ का एक नया लेक्चर लेके आपके सामने हूँ। आप जानते हैं कि ईटा सीरीज़ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, और आज का जो हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई भी मेटल है और उसको आपने इसके अपने सॉल्यूशन में जो है ना वो डिप किया हुआ है, कोई भी मेटल स्ट्रिप है जिसको आपने डिप किया हुआ है इसके अपने सॉल्यूशन में। क्या मतलब, लेट्स से कि अगर आपके पास जिंक मेटल है और इसको आपने डिप किया हुआ है किसी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट में जिसमें जिंक आयंस भी हैं, मतलब जिंक सल्फेट ले लें आप, तो मेटल स्ट्रिप डिप्ड इन इट्स ओन सॉल्यूशन और इट्स ओन आयंस। जब हम ऐसा करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि मेटल एटम डिसॉल्व एज पॉजिटिव आयन, कि मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे और किस में कन्वर्ट हो जाए, पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाए। अगर ऐसा होता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं ये मेटल की जो स्ट्रिप है इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। वी सेड ये पॉसिबिलिटी क्या है कि ये हमारे पास कोई भी मेटल स्ट्रिप है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं वो इस मेटल के ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाए। ये इस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं। मेटल इटसेल्फ पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन लूज होने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अकम्युलेट हो जाएगा। तो ये है एक पॉसिबिलिटी। आई रिपीट कि अगर एक मेटल स्ट्रिप जो है उसको हमने उसके अपने सोल्यूशन में डिप किया हुआ है, तो दो पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी ये है कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे और वो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाएं मेटल स्ट्रिप के ऊपर। इस तरह से स्ट्रिप पर नेगेटिव चार्ज अकम्युलेट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मेटल जो है वो सोल्यूशन, मेटल के जो आयंस हैं सोल्यूशन में, वो लूज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं वो अगर यहाँ डिपॉजिट ना हो बल्कि ये सोल्यूशन में चले जाएं, तो सोल्यूशन के अंदर मेटल के अपने आयंस हैं। अगर मेटल के ये वाले जो आयंस हैं, लेट्स से कि वो जिंक आयन थे, तो वो लूज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें, तो ये मेटल आयन जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, न्यूट्रल एटम्स में। इट्स मीन के सोल्यूशन के अंदर जो है वो न्यूट्रल एटम्स जो है वो बन जाएंगे। बट चूंकि मेटल ने तो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और वो इलेक्ट्रॉन अब मेटल के ऊपर डिपॉजिट नहीं हुए, तो मेटल पर इस सूरत में चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब अगर मेटल इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करके इस तरह से नेगेटिव चार्ज अकोमुलेट करती है, या मेटल के आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट करते हैं, तो दोनों केसेस में एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट होगा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इन दोनों केसेस में, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम देंगे। तो डिफाइन हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड व्हेन मेटल एटम डिसॉल्व एज पॉजिटिव आयंस और मेटल आयंस इन द सॉल्यूशन may टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। तो दोनों केसेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जाते हैं तो हम
सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बजाय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म जो है वो यूज करते हैं। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी यही पोटेंशियल डिफरेंस है, बट इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि जो सब्सटेंसेस हम यूज करेंगे वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में हो। जो सब्सटेंसेस हम यूज कर रहे हैं वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में हो एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। फॉर एग्जांपल मतलब ये है कि अगर हम कोई गैस यूज कर रहे हैं तो वो 1 atm प्रेशर पे होनी चाहिए और 25 डिग्री सी पे। इसी तरह अगर हम कोई सॉलिड यूज कर रहे हैं तो सॉलिड अपनी मोस्ट प्योर फॉर्म में होना चाहिए एट 25 डिग्री सी पे। और अगर हम कोई सोल्यूशन यूज कर रहे हैं तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए एट 25 डिग्री सी पे। तो अगर तमाम कंपोनेंट्स को हम स्टैंडर्ड स्टेट्स में यूज कर रहे हैं तो फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको कहा जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, आफ्टर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब हम मूव कर रहे हैं एक नई टर्म की तरफ, विच इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है ये एक्चुअली एक कंप्लीट सेल का पोटेंशियल है। और आप जानते हैं कि जब हम एक कंप्लीट सेल की बात करते हैं तो कंप्लीट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स ज़रूरी हैं, एक कैथोड और एक एनोड। जब ये कैथोड और एनोड जो है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो एनोड और कैथोड का पोटेंशियल है ये हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की सूरत में हो सकता है या रिडक्शन पोटेंशियल की सूरत में हो सकता है। सॉरी, मैंने रिडॉक्स पोटेंशियल लिखा हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या चीज़ें हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ये एक्चुअली किसी भी एलिमेंट या किसी भी सब्सटेंस के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। जबकि किसी भी सब्सटेंस के रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी है वो कहलाती है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम जो है वो E0 ऑक्सीडेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और चूँकि ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो हमेशा एनोड पे होता है तो E0 एनोड भी इसको कहा जाता है। सिमिलरली जो रिडक्शन पोटेंशियल है रिडक्शन कैथोड पे होती है तो E0 कैथोड या फिर E0 रिडक्शन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमें किसी भी सब्सटेंस के लिए उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल का पता है किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रोड है या वो जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज होने की ज़्यादा टेंडेंसी रखती है या रिड्यूस होने की टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़्यादा टेंडेंसी रखती है या इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो ये स्टूडेंट सिंपल सा पॉइंट है कि E0 ऑक्सीडेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन के। मतलब ये है कि जिस इलेक्ट्रोड या जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है उसमें ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी भी ज़्यादा है, या E0 ऑक्सीडेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिडक्शन के। यानी अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है तो उसमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम और ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर एक इलेक्ट्रोड है उसके लिए E0 रिडक्शन ज़्यादा है तो उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, मतलब E0 रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन। एंड सिमिलरली अगर एक इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है तो उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे ऑक्सीडेशन के। अब ये तो हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो डियर स्टूडेंट्स, चूँकि कोई भी जो सेल है तो उसमें इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड भी होगा और
कैथोड भी होगा। इट्स मीन एक इलेक्ट्रोड जो है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और एक जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। एक ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होगी, एक की रिड्यूस होने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होगी। तो पूरे सेल का जो सेल पोटेंशियल है जिसको हम ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये ई नॉट रिडक्शन और ई नॉट ऑक्सीडेशन का सम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी भी सेल के लिए ई नॉट ऑक्सीडेशन और ई नॉट रिडक्शन जो है वो गिवन है, तो वी कैन कैलकुलेट सेल पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल, वी हैव टू केमिकल इक्वेशंस। फर्स्ट वन इज जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जिंक आयन बन रहे हैं। इसके लिए जो ई नॉट ऑक्सीडेशन है वो है 0.76 वोल्ट, जबकि दूसरा है कि कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और न्यूट्रल एटम ऑफ कॉपर प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके लिए क्योंकि रिडक्शन हो रही है तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0.34 वोल्ट है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.34 हो जाएगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.76 है तो रिडक्शन माइनस 0.76 होगा, यानी वैल्यू सेम रहेंगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जस्ट साइन चेंज होंगे। अब ये हमारे पास एक सेल है, तो इस सेल का अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहें तो हमें क्या होगा कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन और ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो ई सेल 0.34 और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.10 वोल्ट। अब ये सोर्स, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये जो ई सेल है, पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल का है, सेल पोटेंशियल जिसको हम कह रहे हैं, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो इट्स मीन कि जो रिएक्शंस हुए हैं सेल के अंदर वो फिजिबल है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो फिर जो रिएक्शंस हैं वो फिजिबल नहीं होंगे। अगर यहाँ आंसर हमारा -1.1 आ जाता तो इट्स मीन कि ये वाला जो सेल था जिसमें जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो और कॉपर जो है वो रिड्यूस हो, ये सेल पॉसिबल नहीं है। लेकिन आंसर चूँकि पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो सेल है ये पॉसिबल है, जिसमें जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिंक डेफिनेटली एनोड का काम करेगा, और कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो कॉपर आयन जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, तो कॉपर यहाँ पर किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल जो है वो टॉपिक चल रहा है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या आप इसको एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी एक्चुअली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिगार्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक अरेंजमेंट है आयंस और एलिमेंट्स की। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि अगर हमें वैल्यूज़ का पता है तो हम आयंस और एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सेल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी कैन प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और सेल रिएक्शन। कि अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ का पता है तो हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि जो गिवन रिएक्शन है ये पॉसिबल है या नहीं है, या गिवन जो सेल है ये पॉसिबल है या नहीं है। कैसे स्टूडेंट्स, हमने पहले भी बात की है कि सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सम होता है। अगर आपको किसी भी सेल के 2 इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है तो आप उनको सम कर लें। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है, आंसर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन फिजिबल है, पॉसिबल है। बट अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ सेल इन विच जिंक आयन और कॉपर आयंस मौजूद हैं। लेट्स से हाफ रिएक्शन है कि जिंक आयन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूस जिंक एटम। क्योंकि रिडक्शन हुई है तो रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। सिमिलरली, copper ion gains 2 electron produces neutral copper atom, reduction potential है प्लस 0.34 वोल्ट। अगर आप एज सच
इनको यहाँ ऊपर जिंक जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया तो वैल्यू प्लस 0.76 है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0.34 है। आप दोनों को ऐड करें तो आंसर आपके पास आता है प्लस 1.10। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू जो है ई पोटेंशियल जो है, सेल पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आई है। तो पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो रिएक्शन है ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर क्या है कि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर की रिडक्शन हो रही है। तो अगर जो है वो ई पोटेंशियल जो है या सेल पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है तो रिएक्शन पॉसिबल, अगर नेगेटिव है तो पॉसिबल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी है कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। ये आपके सामने है कि हमने सेल पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर लिया कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सम कर लें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल उसको हम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड एप्लीकेशन, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। वी कैन प्रिडिक्ट केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल फ्रॉम देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मेटल्स आर केमिकली दो स्पीशीज विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और अगर एक चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो इसका मतलब है कि वो ऑक्सीडाइज हो रही है, और ऑक्सीडाइज वो चीज़ होगी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो अगर दो मेटल्स आपको गिवन है तो जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा या रिडक्शन पोटेंशियल कम वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी। मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और लेस द रिडक्शन पोटेंशियल, तो फिर रिएक्टिविटी क्या होगी, मेटल की ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने देखा है कि जो आपके पास ई ऑक्सीडेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के, और ई रिडक्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.79 वोल्ट, और सोडियम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -2.714 वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप जो है वो देखें दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है सिल्वर के मुकाबले में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, तीसरी एप्लीकेशन हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अदर। अगर आप एक मेटल को किसी दूसरी मेटल के साल्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो हर सूरत में नहीं होगी, हर केस में नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट होगी अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन। लेट्स से अगर हम आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाएं तो प्रोडक्ट ये बनते हैं, आयरन सल्फेट और कॉपर ये पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। सिमिलरली जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट का रिएक्शन करवाएं तो पॉसिबल प्रोडक्ट जो है वो जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम हो सकते हैं। बट एक्चुअली कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर मेटल जो है, कौन सी ये मेटल है, अगर एक मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसकी टेंडेंसी दूसरे मेटल को हटाने की कम है। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लेस द रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर द टेंडेंसी टू डिस्प्लेस, और मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख लें कि अगर मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन ग्रेटर द टेंडेंसी टू डिस्प्लेस अदर मेटल। मतलब इस केस में जब हम जाते हैं तो पहला जो रिएक्शन है आयरन और कॉपर सल्फेट का, ये पॉसिबल है। आयरन कॉपर को जो है वो डिस्प्लेस कर सकता है। अब आयरन कॉपर को डिस्प्लेस क्यों कर सकता है? इसलिए कर सकता है कि आयरन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कॉपर से ज़्यादा है, या आयरन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कॉपर से कम है। एंड सिमिलरली जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट का ये वाला रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कम है, इस वजह से जो है वो ये पॉसिबल नहीं है। तो मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर द टेंडेंसी टू डिस्प्लेस अदर मेटल फ्रॉम द सॉल्ट,
या less the reduction potential, more the tendency to displace metal from the salt. ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। मेटल आमतौर पे एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को रिप्लेस करती हैं और साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव जिंक और इसका रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करवा दें तो ये ZnCl2 बनेगा, साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हमें ये भी बताता है कि वेदर इट इज पॉसिबल फॉर अ मेटल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन और नॉट, कि क्या मेटल जो है वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है या नहीं कर सकती। ये भी डिपेंड किस पे करेगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल पे। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी कम होगी। रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। या अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन के। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी केमिकल स्पीशीज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब कैसे प्रेडिक्शन होगी, रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। मतलब ये है कि अगर एक आयन या एक स्पीशीज जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और जो चीज़ खुद रिड्यूस होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। तो मोर द रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड लेस द रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग द रिड्यूसिंग एजेंट। मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग द रिड्यूसिंग एजेंट, लेस द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल से हमने क्या प्रिडिक्ट कर लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ भी। लेट्स से आपके सामने मैंने यहाँ पे 3 आयंस लिखे हुए हैं। ई रिडक्शन है निकल का -0.23, रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का है -0.76 और रिडक्शन पोटेंशियल Fe+2 का है -0.44। तो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होगा जी, हमने कहा था कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो जितना कम होगा उतना जो है ना वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसके मुताबिक फिर रिडक्शन पोटेंशियल जो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है वो क्या है, जिंक आयन, आयरन आयन एंड देन निकल आयन। जिंक आयन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा और निकल जो है वो वीकेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।